नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपका जो शिक्षा वाला जो पेपर होता है, समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या या भारतीय समाज में शिक्षा, समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा या शिक्षा दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जो आपका डीएलएड, बीएड और एमएड तीनों में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि मुख्य जो आपके विभिन्न पश्चिमी विचारक होते हैं या भारतीय विचारक होते हैं, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना होता है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है और किस प्रकार की शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया और उनका शिक्षा दर्शन किस प्रकार का था। तो उन सब में यहाँ पर एक रूसो नाम के जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनके बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं विभिन्न पश्चिमी विचारक में रूसो, जो विदेशी थे लेकिन उन्होंने भारतीय शिक्षा में और टोटल एजुकेशन में बहुत अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं कि उनका जीवन परिचय क्या था और उनके शिक्षा संबंधी विचार क्या थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा योगदान दिया। तो रूसो का जन्म यदि हम देखें तो रूसो का जन्म इटली के जेनेवा शहर में हुआ था और 1712 ईस्वी में। रूसो का जन्म जो था वो 1712 ईस्वी में एक गरीब परिवार में हुआ था और जैसे ही उनका जन्म हुआ था तो उनकी माता का देहांत हो गया था। उनकी एक चाची ने बड़ी ही लापरवाही के साथ उनकी परवरिश की थी और जिससे वो बहुत ज़्यादा आवारा हो गए थे। मतलब वो उनको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, ध्यान नहीं देते थे, अनौपचारिक रूप से रहते थे। इस तरह का उनका लालन पालन हुआ था। तो उनके जो पिता थे वो घड़ी साज का काम करते थे और घड़ी बनाते थे। अपने बच्चे की पढ़ाई की ओर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। कई बार ऐसा होता था कि पिटाई पड़ेगी या वो होमवर्क करके अपना जब भी नहीं ले जाते होंगे या कार्य उनको समझ में नहीं आता होगा, तो पिटाई लगने के भय से वो विद्यालय नहीं जाते थे। पढ़ने का शौक था लेकिन विद्यालय से डरते थे और 6 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने साहित्य, धर्म और इतिहास संबंधी अनेक पुस्तकों का अध्ययन कर डाला था, जिनका उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। और चूंकि विद्यालय का वातावरण उनके अनुकूल नहीं होता था, तो इसलिए वो विद्यालय की शिक्षा को व्यर्थ की शिक्षा मानने लगे थे, क्योंकि वो उनका अपना अनुभव रहा होगा। तो अध्ययन और प्रकृति के अवलोकन के मामले में रूसो जो थे वो बहुत मनस्वी और भावुक हो गए थे और 21 वर्ष की आयु तक जो जीवन था उनका वो इसी प्रकार से चलता रहा। इसके पश्चात ऐसा हुआ कि एक झूठे आरोप में उनको कठोर दंड भुगतना पड़ा, जिससे उनके हृदय को काफ़ी ठेस पहुंची। इन सभी बातों में रूसो इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि जब व्यक्ति को सामाजिक नियमों, बाह्य आडंबरों, उपदेशों और दंड के द्वारा प्रकृति से दूर रखा जाता है, तब उसके मन में विचार उत्पन्न होता है और उसकी स्वाभाविकता जो है वो नष्ट हो जाती है। तो ये उनके जीवन का बहुत कड़वा अनुभव था। फिर रूसो का 25 वर्ष की आयु में उन्होंने पुनः साहित्य की ओर ध्यान दिया और अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया और अनेक लेखकों के संपर्क में आने से उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया और अपने विचारों को उन्होंने क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से लिखने की कोशिश की। और रूसो के का जीवन जो था उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बन गया। समाज में फैली बुराइयों को देख करके रूसो को सामाजिक जीवन से घृणा होने लगी। यद्यपि वह स्वयं एक महान समाज सुधारक थे, लेकिन अपनी समाज के बारे में प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा था कि प्रत्येक वस्तु जैसा कि वो प्रकृति से सृष्टा के हाथों में आती है, अच्छी होती है, लेकिन मनुष्य के हाथों में आकर के वो पतित हो जाती है। उनका ये कहना था कि सृष्टि ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रदान की हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो उसका उचित प्रयोग नहीं कर पाता। रूसो के इस वाक्य में एक ओर समाज का विरोध और दूसरी ओर प्रकृति प्रेम का स्पष्ट संदेश प्रदर्शित होता था। तो ये आपको उनने देखा कि जीवन परिचय था उन्होंने कि उनका बचपन जो था वो बहुत ही दर्दनाक स्थिति में गुजरा था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को संभाला और अध्ययन
के कारण ही उनका जीवन जो था वो मनन और चिंतन करने लगे। अब शिक्षा के क्षेत्र में जो बाद में रूसो जो है वो महान शिक्षा शास्त्री बने, और शिक्षा के जो संबंध में उनके विचार थे उनको हम जानते हैं, जो हमें नॉर्मली लिखने के लिए आते हैं, कि रूसो के अनुसार वो शिक्षा क्या मानते थे कि शिक्षा एक कृत्रिम प्रक्रिया ना होकर के प्राकृतिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक आंतरिक विकास है, ना कि बाहर से होने वाली वृद्धि। शिक्षा का विकास आंतरिक प्रकृति दत्त शक्तियों और रुचियों के क्रियाशील होने से होता है, ना कि किसी बाहरी शक्ति की प्रक्रिया के कारण होता है। उनका ये मानना था कि बालक जो है वो स्वाभाविक रूप से सीखता है, सिर्फ हमें उसको वो परिवेश देने की आवश्यकता होती है। ये प्राकृतिक शक्तियों का प्रकार है, ना कि ज्ञान की प्राप्ति। शिक्षा स्वयं जीवन है, ना कि बचपन की रुचियों से दूर आगामी जीवन की तैयारी। तो उनका ये था कि जो आपको जिस चीज़ में रुचि है उसमें ही आप अध्ययन करें, और जबरदस्ती पढ़ाने की चीज़ शिक्षा नहीं है। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, तो वो ये मानते थे कि बालक के लिए पुस्तकीय ज्ञान की बजाय करके सीखना एवं निरीक्षण पर बल देना चाहिए। बालक में शिक्षा द्वारा पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। निरीक्षण पर बल देना चाहिए कि बालक को हर चीज को देख करके सीखना चाहिए। बालक के शारीरिक विकास में शिक्षा द्वारा स्वाभाविकता लाना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। शिक्षा द्वारा किशोरावस्था में बालक के बौद्धिक विकास पर ध्यान दिया जाए। बाल्यावस्था की शिक्षा जो है वो अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा द्वारा बालक में पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, और शिक्षा बालक को प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने में सहायक होना चाहिए। उनका ये था कि हम किसी भी प्रकार के परिवेश का निर्माण ना करें, प्राकृतिक वातावरण में विद्यार्थी जो है वो बहुत अच्छे से हर चीज को सीखता है। अब उनके अनुसार जो उन्होंने पाठ्यक्रम निश्चित किया, क्योंकि निश्चित पाठ्यक्रम के वो प्रबल विरोधी थे। रूसो चाहते थे कि पाठ्यक्रम जो है वो लचीला और विद्यार्थी की रुचियों योग्यताओं के आधार पर होना चाहिए, और आयु के स्तर के आधार पर होना चाहिए। बिल्कुल सही चीज़ है ये। तो उन्होंने बताया कि रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, तो शैशवावस्था में 1 से 5 वर्ष की अवस्था में बालक की शारीरिक विकास की क्रियाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि बालक जो है वो स्वस्थ रहे। मतलब उसको खेल कूद की शिक्षा देना चाहिए, खेल खेल के द्वारा शिक्षा देना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ होता है, और स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी शक्तिशाली बनता है। फिर आता है आपका बाल्यावस्था। तो 5 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की शारीरिक विकास के साथ साथ रुचियों की जानकारी करने में से संबंधित विषय होने चाहिए। इसके लिए व्यायाम, खेलकूद, संगीत, कुश्ती और अन्य प्रतियोगिताओं का समय समय पर आयोजन करते रहना चाहिए, और इस अवस्था में बच्चे को भाषा का और मातृभाषा का ज्ञान जरूर कराना चाहिए। फिर आती है आपकी किशोर अवस्था। 12 वर्ष से 14 वर्ष की अवस्था में बालक को भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, संगीत, भाषा और सामाजिक शास्त्र आदि विषयों का अध्ययन कराना चाहिए, ताकि उसका बौद्धिक विकास किया जा सके। फिर आती है युवावस्था। यहाँ पर 15 से 21 वर्ष में बालक को किसी भी विशेष भाषा में, जैसे भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गणित, इस प्रकार की चीज़ों का अध्ययन आवश्यक बताया है। और एमील के 5वें भाग में महिला शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा है कि प्रारंभ में उनके शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाए, और इसके पश्चात उनको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, संगीत, नृत्य, गृहकार्य, धर्म, नीति आदि की शिक्षा भी प्रदान की जाए। अब रूसो की जो शिक्षण विधियां थी वो क्या थी, तो ये था कि खेल पद्धति भी शिक्षण की आसान विधि होती है, और अनुभव एवं निरीक्षण की पद्धति। शिक्षण में करके सीखने की विधि सर्वोत्तम मानी है उन्होंने, और शिक्षा में क्रिया पद्धति को भी अपनाना चाहिए। पदार्थों का ज्ञान स्थूल रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। रूसो के अनुसार अनुशासन जो होता है, उन्होंने बहुत प्राचीन अनुशासन का विरोध किया है। उनका कहना था कि बालकों को दंड नहीं देना चाहिए, अपितु स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन आंतरिक अनुशासन की भी व्यवस्था होना चाहिए।
जैसे यदि बालक कोई गलती करता है तो प्रकृति उसको स्वयं दंड देगी। जैसे यदि बालक अग्नि को छू लेता है तो प्रकृति जो है वो अग्नि से वो जल जाता है। तो इसी प्रकार से हमको बालक को समझाना चाहिए, लेकिन उनका ये भी कहना था कि कभी कभी बालक को अपराध से अधिक दंड भी प्राप्त हो जाता है, इसलिए हमें सावधानी उनको सिखानी चाहिए। रूसो के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए, तो वो एक कृत्रिम और कठोर बंधनों वाली संस्था होना चाहिए। वो नहीं चाहते थे, उनका ये कहना था कि विद्यालय ऐसा हो जिसमें बालक के विकास के लिए उचित वातावरण हो और स्वतंत्र वातावरण में बालक को शिक्षा दी जाए। ना तो निश्चित पाठ्यक्रम चाहते थे, ना ही समय सारणी चाहते थे। उनका था कि बालक को जब तक पढ़ना हो वो अपने मन के अनुसार पढ़े, और ये प्रणाली जो है वो इंग्लैंड के सभी पब्लिक स्कूलों में आज भी स्वशासन प्रणाली लागू है। फिर रूसो के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो ये मानते थे कि शिक्षक बालक की पृष्ठभूमि में होना चाहिए, अर्थात उसने बालक को प्रमुख एवं शिक्षक को सहायक माना है। रूसो ने प्रकृति को ही बालक का शिक्षक माना है, और शिक्षक को केवल ये चाहिए कि वो बालक के स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता जाए, बाकी बालक जो है वो स्वयं सीखता जाएगा। अब अगर हम माने तो रूसो ने शिक्षा में विशेष जो योगदान दिए हैं ये भी आपको पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, दीर्घोत्तरीय भी आते हैं। तो रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा पर महत्व दिया, और बालक की शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जो जैसा बालक हो उसको वैसी शिक्षा दिया जाए। स्वयं शोध और उपदेशात्मक शिक्षा पर जोर दिया है उन्होंने, और शिक्षा जो है वो कुछ लोगों के अधिकार तक ना हो, जनसाधारण तक भी पहुंच सके, ऐसा मानना था उनका। और रूसो ने कृत्रिमता और समाज की रूढ़ियों को त्याग करके आधुनिक शिक्षा का निर्माण करने की बात कही थी। उनके अनुसार बालक की अवस्थाओं के अनुकूल ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, और शिक्षण की क्रियाविधि में खोज विधि, प्रोजेक्ट, डाल्टन विधि, ये सारी, और प्रयोग विधि, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और रूसो ने शिक्षा के अंतर्गत आपकी मनोविज्ञान प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति और वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को भी जन्म दिया था। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने शारीरिक विकास और व्यावहारिक ज्ञान को भी उचित बताया था। उन्हें अधिक शिक्षा ना प्रदान की जाए, उनका ये मानना था, क्योंकि स्त्रियां वास्तव में बहुत तरह की शिक्षित स्वयं होती हैं और प्रकृति के अनुसार सीखती जाती हैं। रूसो ने यथार्थ ज्ञान के महत्व पर बल दिया था, और शिक्षा प्रक्रिया में बालक के क्रमिक विकास पर बल दिया था। रूसो ने शिक्षा, राजनीति, समाज आदि सभी क्षेत्रों पर एक गहरा प्रभाव डाला था, और उनका ये मानना था कि यदि शिक्षा का उचित परिवेश मिले तो विद्यार्थियों को बहुत अच्छे प्रकार से शिक्षित किया जा सकता है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आए होंगी। अगर इससे संबंधित कोई आपको प्रश्न है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगी। और साथ ही आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें इन वीडियोस को, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। वीडियोस आप अपने काम को करते हुए भी देख सकते हैं, सुनते जाइए, करते जाइए, और नई नई चीज़ों को सीखते जाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।